नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का एजुकेटर हूं और आप पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12 फिजिक्स में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। आज चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन क्लास है और पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, 4 इन चारों चैप्टर को विथ न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो सजेस्टेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इन सभी चीजों को हमने देखा। आज हम का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एवं मैटर। ठीक, ये जो चैप्टर है ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। आप अलग किताबों में देखेंगे बालाजी या नगीन की, तो वहां इसको हो सकता है 8वां 9वां चैप्टर बनाया हो, 9वां 10वां चैप्टर में, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 5 कैरी करेगा। ठीक है, तो काफी शॉर्ट चैप्टर है, काफी अच्छा है। इसकी भी एक समझ हम बनाने का प्रयास करेंगे। और पिछले चैप्टर में तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, मैग्नेटिज्म के पूरे गुण को देखा, मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, लेकिन अब कुछ चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, उनको इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे सबसे पहले एक हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, लिखेंगे धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। अब देखिए यहाँ पे इसकी एक समझ बनाते हैं कि धारा लूप जो है किसी चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में किस तरीके से कार्य करता है और कैसे होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 2 लूप बनाते हैं। पहले ये मेरा पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। समझिए बात में, एक में हमने क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया, इसमें कैसे धारा फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के अनुरूप धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें हमने फ्लो कराया करंट को एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेकिन ऐसा देखा गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए इसके केंद्र में आपको निकालना है। अब आप अपना दाहिने हाथ का नियम अप्लाई करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से देखिए, करिए ऐसे हाथ करिए इस तरीके से। तो करंट की दिशा किधर है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में अपनी उंगलियों को मोड़िए, ऐसे इस तरीके से मोड़ लिया। अब देखो अंगूठा किधर बता रहा है, अब मेरा अंगूठा आप देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड की तरफ बता रहा है, मतलब पृष्ठ के भीतर। तो पृष्ठ के भीतर जाने का मतलब है कि धाराएं, बल रेखाएं किधर आ रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। देखिए नॉर्थ पोल का मतलब होता है, अगर आप उत्तरी ध्रुव बन रहा है, इसका मतलब बल रेखाएं क्या हो रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। लेकिन साउथ पोल जब बनता है, इसका यह मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे आप दाहिने हाथ के नियम से देखेंगे, देखिए इस तरीके से मोड़ा हमने, तो मेरा अंगूठा व्हाइट बोर्ड के भीतर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, और अंदर जाने पे कौन सा पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। देखिए ऐसे, अब करंट को देखेंगे इस तरीके से है ना, यहाँ पे नीचे और इधर ऊपर। ये देखिए यस को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको इधर बढ़ा दीजिए और इसको इधर, तो ये जो डायरेक्शन बता रहा है किधर बता रहा है, क्लॉकवाइज। आप यस को ध्यान से देखिए, यस का ए वाला भाग थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे, तो ये किसका डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी धारावाही लूप में धारा की दिशा कैसी हो, क्लॉकवाइज, तो उस लूप में कौन सा ध्रुव जनरेट होता है, आपका साउथ पोल होता है।
अगली चीज इसको भी समझ लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप धारा की दिशा आप देख रहे हो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से घड़ी की सुई के विपरीत। ऐसे ऐसे घड़ी की सुई नहीं चलती है ना, उल्टा चल रही है। तो आप क्या करिए, दाहिना हाथ अपना राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड को आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है ना, करेक्ट ऐसे है, देखिए ऐसे इस तरीके से मूव कर रही है। तो आप भी उंगलियों को ऐसे करिए, देखिए ऐसे ऐसे कर दिया ना। अब देखिए अंगूठा जो है, अंगूठा किधर बता रहा है, अंगूठा देखेंगे आपके साइड में है, कैमरे के साइड में है ना, आपके साइड में। आपके साइड में होने का मतलब है कि इस लूप से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, क्योंकि अंगूठा किधर बता रहा है, बाहर की तरफ इंगित कर रहा है। इसके पहले क्या था, अंगूठा अंदर की तरफ था, तो साउथ पोल। जब बाहर निकल रहा है तो कौन सा पोल बनेगा, तो यहां पे मेरा नॉर्थ पोल बनता है। कौन सा, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बनता है। देखिए इसके ध्रुव को थोड़ा सा ऊपर करिए और इसको नीचे, देखिए यहां पर भी इंगित हो रहा है ना। देखियो यन को, यन आप ऐसे बना दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए, इसको नीचे करिए। देखिए ये भी कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहां से इस टॉपिक में हमने दो निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष है कि यदि किसी धारावाही लूप में धारा की दिशा, क्या बताया मैंने, किसी धारावाही लूप में यदि धारा की दिशा कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो उस दिशा में, उस दशा में जो ध्रुव बनेगा, जो पोल जनरेट होगा, वो कैसा होगा, साउथ पोल होगा, दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, घड़ी की सुई के विपरीत हो, तो उस कंडीशन में जो पोल में ध्रुव, जो पोल जनरेट होता है, वो मेरा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी इस पॉइंट को हम लिखा दे रहे हैं स्टार बना के, स्टार बना के चलिए लिख लेते हैं 2 पॉइंट। एक डायग्राम बना लेंगे आप लोग। अब यहां पे स्टार बना के आप 2 बिंदु हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला लिखेंगे यदि, इस बात को अपने नोट्स में, पहले डायग्राम आप बना लेंगे। इस डायग्राम को बनाने के बाद आप दोनों पॉइंट लिख लीजिए। बस इस टॉपिक पे हमें यही सीखना था। तो लिखेंगे क्या, यदि किसी धारावाही, यदि किसी धारावाही लूप में धारा की दिशा हम पहले के लिए ले रहे हैं, तो धारा की दिशा इसमें कैसी है, धारा की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज है, वामावर्त है। धारा की दिशा वामावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो, तब उस लूप में दक्षिणी ध्रुव बनता है। उस लूप में एस पोल बनता है। एस पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। कैसा पोल बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनता है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या मैंने कहा कि जब एंटी क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त धारा की दिशा हो, तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे यहीं पे, यदि किसी धारावाही लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हो तब उस लूप में नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव बनता है। कैसा बनेगा? उत्तरी ध्रुव बनता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों बातों को आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो देखिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं चीजों को। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास दो लूप हैं। पहले लूप में धारा की दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज है। दूसरे लूप में हमने देखा कि धारा की दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमें हेडिंग क्या कह रहा है कि धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो चुंबकीय द्विध्रुव में हमने देखा, डायरेक्शन को हमने क्रिएट किया दाहिने हाथ के नियम से। तो पहले में मैंने देखा कि यदि किसी धारावाही लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो तब लूप में साउथ पोल बन जाता है। कैसा पोल बनेगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई? कौन सा पोल बनेगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। लेकिन अगर उसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्या हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में धारा की दिशा यदि दक्षिणावर्त हो तब लूप कैसा बनेगा आपका? लूप में नॉर्थ पोल जनरेट होता है। क्या इतनी बात आपसे सहमत है? इतनी बात से यदि आप सहमत हो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए इसको मिरेज करना है। ये टॉपिक आपको आ गया होगा। कॉन्सेप्ट है, चीजों को लेके चलो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अब नए हेडिंग पे आएंगे। देखिए अपनी अगली हेडिंग है, लिखेंगे एक समान। आप सब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग अपनी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित। हेडिंग आप लोग लगाइए, फिर हम टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण देखिए टॉपिक क्या कह रहा है, इसको समझिए। हमारे पास एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा है? एक समान है। अब उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक बार मैग्नेट रखा। बार मैग्नेट मतलब यही हमारा दंड चुंबक। उसको हमने किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा। आइए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाते, डायग्राम बनाते, चीजों को समझेंगे। क्या कह रहा है? सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो बना देते हैं। चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं पहले, और आप लोग भी बनाइए हमारे साथ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम एक दंड चुंबक रखेंगे। दंड चुंबक बोले तो बार मैग्नेट को हम उठा के रखते हैं। चलिए रख देते हैं यहां पे बार मैग्नेट को। मैंने एक बार मैग्नेट लिया, उसको इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दिया।
ठीक है। और यह जो है एक लाइन और बना दे चुंबक के अक्ष की तरफ, क्योंकि उसी अक्ष पे परिता क्या करेगा, रोटेशन करना शुरू करता है। अब क्या करेगा यह बार मैग्नेट, देखिए यहां पे समझेंगे बातों को। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही चालक को रखते थे, चालक नहीं रखता था, मैं लूप रखता था। आप ध्यान दिए होंगे पिछले चैप्टर में मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप रखा था, तो लूप रखते ही रोटेट करना शुरू कर दिया था, टॉर्क उस पे प्रोड्यूस हो गया था ना। तो उसी तरीके से जब हम कोई बार मैग्नेट किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो अपने अक्ष के परितः क्या करेगा, रोटेशन करने लगता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसमें जनरेट हो जाता है टॉर्क, बल युग्म का आघूर्ण। आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहां पे एक चुंबक है और एक ग्रीन लाइन आपको बता रही चुंबक की अक्ष है, एक ब्लैक लाइन आपका बता रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब हेडिंग क्या कहती है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण, मतलब रोटेट करेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर इस चुंबक को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस चुंबक क्या करेगा, अपने अक्ष के परितः रोटेशन करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, रोटेशन करना शुरू कर देता है। यही तो सीखना है हमें। क्या करेगा बच्चों, अपने अक्ष के परितः ये रोटेशन करना शुरू कर देता है। ये डायग्राम ऐसे बनाइए आप लोग। क्या करना शुरू कर दिया, अपने अक्ष के परितः रोटेशन करना शुरू कर दिया। तो मुझे बताइए क्या यहां पर बल युग्म का जो आघूर्ण होगा उसका मान किसके बराबर होगा। अब इसको देखिए हम निकालते हैं। यहां पे कुछ चीजों को और लिख लें, जैसे यहां पे क्या है, चुंबकीय अक्ष है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V है। अब चलिए इसको हम डेराइव करते हैं। डायग्राम आप लोग बना लिए होंगे। डायग्राम क्या है, सिंपल सा, एक कोई बार मैग्नेट है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं थीटा एंगल पे, और उस पर जनरेट हो रहा है टॉर्क। उस टॉर्क का हमें निकालना है मान। टॉर्क बोले तो बल युग्म का आघूर्ण। तो आइए समझते हैं इस बात को कि हम किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, लिखेंगे, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में इस नन्हे धारा लूपों पर या इन नन्हे धारा लूपों पर, इन नन्हे धारा लूपों पर लगने वाले बल युग्मों, लगने वाले बल युग्मों, लगने वाले बल युग्मों का योग ही चुंबक पर लगने वाला बल युग्म होता है। चुंबक पर लगने वाला बल युग्म होता है। चुंबक पर लगने वाला बल युग्म
होता है। ठीक है, चुंबक पर लगने वाला क्या होता है? बल युग्म होता है। अब देखेंगे आगे, हम जानते हैं कि, इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि, इसको लिखते हुए चलेंगे। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर लगने वाला स्थित धारा लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होगा भैया? बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तब बल युग्म होगा किसके बराबर हो जाएगा भाई? एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बल युग्म मतलब ताऊ हो जाएगा। ताऊ से हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई की दिशा से थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है, इसको भैया लिख लेंगे इतना पहले। एक बल युग्म लगता है जिसका आघूर्ण निम्नलिखित
समीकरण के अनुसार होता है। समीकरण के अनुसार होता है। किसके बराबर होता है भाई? मैंने आपको कराया था पहले चैप्टर में कि ताऊ इज इक्वल टू कितना होता है? पीई साइन थीटा। कितना होता है? पीई साइन थीटा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इक्वेशन नंबर 2 इतना मैंने बताया था। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पे यहां समझेंगे। देखो लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यदि आप तुलना करोगे तो लग रहा है कहीं P के स्थान पे आप IA लिख सकते हैं। आप एक चीज देखो, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को तुलना करें तो हमें लग रहा है कि P के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? NIA, और B के स्थान पे E हो गया, साइन थीटा का स्थान पे साइन थीटा। तुलना करना हमें, देखिए कैसे समीकरण 1 और 2 को यदि हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि P के स्थान पे मैं NIA लिख सकता हूं। E के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना करने पर राशि NIA, ये जो राशि है आपकी NIA, उसको हम किससे इक्विवेलेंट कर रहे हैं? IA से। सॉरी, NIA जो है वो P से हम उसको इक्वेट कर रहे हैं। तो राशि NIA वैद्युत क्षेत्र के आघूर्ण P के समतुल्य है। P के समतुल्य है तथा P के समतुल्य है, यहीं तक लिखते हैं। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल M से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों यहां से कैपिटल M बराबर कितना आ गया? M बराबर आपका आ गया NIA। आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं आगे। यहां कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पे एक बार सब चीजों को समझेंगे हम। हमने क्या किया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दिया क्या? एक बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट इस अक्ष पर रोटेट करना शुरू किया। तो हम जानते हैं इसके लिए भैया फॉर्मूला कितना हो जाता है? टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। यदि चक्करों की संख्या, यदि फेरों की संख्या कितनी हो जाए? N हो, तब बल युग में कितना हो जाता है? टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा।
इक्वेशन नंबर 1। और हम यह भी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण पर, इसको मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया था कि जो टॉर्क लगता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप देख रहे हो कि कंपेयर करने पे कि P की तुलना हम NIA से कर रहे हैं, तो इसी NIA को हम वैद्युत क्षेत्र, मतलब इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से हम कहते हैं। और इसको दर्शाने का तरीका क्या है, कैपिटल M से। तो यहां से कैपिटल M बराबर कितना आ गया, NIA। तुलना करने पर, तुलनात्मक रूप से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो M बराबर कितना आ गया, NIA। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके मान को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। इसको ऊपर का इरेज कर दे रहा है। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे कि M बराबर NIA का मान समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होता है, कितना भैया प्राप्त होगा, ताउ इज इक्वल टू, अब इस NIA का स्थान पे आप M रखेंगे, M B साइन थीटा। अगर आप इसको वेक्टर के रूप में देना चाहे तो कैसे देंगे, वेक्टर ताउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। इसको नोट कर लीजिए, यही पेपर में आता है आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट। फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और एक समझ बनाने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसकी एक समझ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए इस टॉपिक को रेस कर रहे हैं, आपका कंप्लीट हो गया। यही है, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा या M क्रॉस P के रूप में लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है आपकी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। हेडिंग लिखेंगे आप लोग, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय ध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी हेडिंग है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इसकी भी हम समझ बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होती है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे।
इसको आप लोग यहां पे लिखिए। देखेंगे यहां पे चलिए कुछ बातों को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद एक समझ डेवलप करते हैं। लिखेंगे माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव जिसका आघूर्ण कैपिटल M हो, तब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B या चुंबकीय क्षेत्र B से चुंबकीय क्षेत्र B में लिखेंगे, B में क्षेत्र की दिशा, इसको लिखते रहेंगे भाई, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। इस स्थिति में द्विध्रुव इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण किसके भाई बराबर होता है? अभी भी मैंने आपको बताया था कि बल युग्म का आघूर्ण चुंबकीय किसके बराबर होता है? ताऊ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। इतनी बात से आप परिचित हैं। अब देखिए यहां पे अब इसके लिखें द्विध्रुव को, इसके आगे लिखेंगे द्विध्रुव को इस स्थिति से अत्यंत अल्प कोण या अनंत अल्प कोण लिखिए, अनंत अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, जो डी डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यहां से होता है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ताऊ डी थीटा होता है। अब ताऊ का मान यहां पे रखेंगे, कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू ताऊ बराबर कितना है? एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया, एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया। यदि वर्कडन जो आप कर रहे हैं, ये हम लिख ही लेते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 यदि आप रोटेट कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे अतः
θ1 से θ2 तक ले जाने में किया गया कार्य। तो भैया W बराबर कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dW को θ1 से θ2 तक। यहां पे कांस्टेंट क्या है, MB को आप कांस्टेंट ले लो। θ1 से θ2 को साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी इसको इंटीग्रेट करने पे W आ गया, d थीटा का इंटीग्रेशन करने पे W होता है। यहां पे कितना हो जाएगा, MB। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा। और कहां से कहां करना है, θ1 से θ2। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, W बराबर MB माइनस कॉस θ2 माइनस प्लस हो गया कॉस θ1। तो इसका मतलब क्या है कि W बराबर भैया कितना आ गया, MB इन ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। इतना लिखिए, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट इतना लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। अभी और आगे करना है मुझे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए आगे कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ बातों को लिखते हैं। लिखेंगे, यदि कार द्विध्रुव के विन्यास यदि कार द्विध्रुव के विन्यास θ2 में स्थितिज ऊर्जा यूं, पोटेंशियल एनर्जी यूं के रूप में संचित हो जाता है, यूं के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तब क्या हो जाएगा भाई, तब ये हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू MB इन ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। इतनी बात क्लियर है, cos θ1 से cos θ2। अब आगे लिखेंगे, हम किसी भी स्वेच्छ लिखेंगे, हम किसी भी स्वेच्छ विन्यास में द्विध्रुव की द्विध्रुव की लिखते हुए चलेंगे, यहां पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा को
शून्य मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? शून्य मान लेते हैं, माना कि थीटा बराबर 90 के लिए थीटा बराबर 90 के लिए u बराबर 0, थीटा बराबर 90 के लिए कितना? u बराबर 0, तब द्विध्रुव की विन्यास थीटा में स्थितिज ऊर्जा थीटा में स्थितिज ऊर्जा उपरोक्त समीकरण में, उस ऊपर वाले समीकरण में इसकी बात हो रही है, उपरोक्त समीकरण में कैसे कैसे थीटा 1 बराबर 90 तथा थीटा 2 बराबर 0 डिग्री रख कर ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं यहां पे, तो इन्हीं मानों को उठा के हम रखेंगे। अभी देखिए आ जाएगा आपका, इन वैल्यूज को उठा के आप रखेंगे तो कितना बराबर आ जाएगा? u इज इक्वल टू mb cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, तो u इज इक्वल कितना आ गया? mb 0 माइनस 1, तो भैया u बराबर कितना आ गया? माइनस mb आ गया, माइनस mb। इसको आप थीटा कर लीजिए, कोई थीटा कोड पे रख रहे हैं, तो यहां से कितना आ गया? माइनस mb cos थीटा। इतनी बात बच्चों समझ में आई? कितना होता है? mb cos थीटा होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से कुछ स्पेशल कंडीशन हम बनाते हैं, इसको लिखिए, फिर उसके बाद 2-3 स्पेशल कंडीशन होता है, उनको भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए यहां पे आपका आ गया कि u इज इक्वल टू माइनस mb साइन थीटा, सॉरी mb कॉस थीटा। ठीक है, अब स्पेशल कंडीशन देखेंगे यहां पे कि कैसे हम लेके चल रहे हैं। पहला देखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तो u का मान कितना हो जाएगा? mb cos 0 डिग्री, तो u बराबर कितना आ गया? माइनस mb। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा यदि हम देखें थीटा बराबर 90 डिग्री को अगर देखें तो u इज इक्वल टू माइनस mb cos कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस mb cos 90 0 होता है, तो u बराबर कितना आ गया? 0। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर थीटा बराबर हम ले लें 180 डिग्री, तो u इज इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस mb
cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आपका आ जाएगा MB -1, तो U बराबर कितना आ गया MB होता है। क्लियर हो गई बच्चों? ये 3 स्पेशल कंडीशन होते हैं इसके। स्पेशल केस ये पहला है, ये आपका स्पेशल केस दूसरा है। कुछ विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल केस सेकंड, और ए है स्पेशल केस थर्ड। ठीक है, आप इनको अच्छे से लिख लेंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहां से आ जाती हैं चीजें, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आप इसका फुली फाइनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आज की वीडियो में यहीं तक रख रहे हैं। तो कल के टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे कुछ अलग से टॉपिक के साथ, हम देखेंगे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे चीज़ों को। और आई होप आज की टॉपिक आपको ठीक लगा होगा। नया चैप्टर है, लगभग चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में। अब कल आपको देखो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, नहीं तो हम आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।